हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बरेली के एक गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में मोहन अपनी मां राधा और बहन पूजा के साथ रहता था। पूजा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, इतनी कि मानो कोई भी लड़का आसानी से उसे पसंद कर सकता था। मोहन अपने परिवार के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। ऐसे ही समय बीतता है और अब मोहन की बहन भी शादी लायक हो गई थी। अब मोहन की बढ़ती जिम्मेदारियां उसे परेशान करने लगी थी। वो गहरी सोच में बैठा हुआ था कि इतने में मोहन की बहन अपने भाई के लिए खाना लेकर आती है और अपने भाई को परेशान देखकर उससे पूछती है, भैया आप मुझे परेशान लग रहे हो, क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? नहीं कुछ नहीं बहन, बस ऐसे ही थोड़ी काम की टेंशन है और सर दर्द है। उसके ऐसा कहने के बाद राधा वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के पास आकर बैठती है और भाई को परेशान देखकर अब वो ये बात अपनी माँ को बताने लगती है, जिसे सुनकर पूजा की माँ पूजा से कहती है, हाँ पूजा, मैं भी कई दिनों से मोहन को परेशान देख रही हूँ। लेकिन माँ भैया परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई है और उसका काम भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है। यही सब चीजें उससे परेशान कर रही हैं। माँ अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भाई की मदद करने के लिए बाहर जाकर कुछ काम कर सकती हूँ? बेटा तू क्या काम करेगी बाहर जाकर? माँ कुछ ऐसा जिससे भाई की मदद हो सके। पर बेटा तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। माँ तो क्या हुआ, अगर पढ़ना नहीं आता मैं कुछ ऐसा काम कर लूंगी जिसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत ना हो। तो तू ही बता दे, ऐसा काम कहाँ से ढूंढेगी और तुझे कौन देगा ऐसा काम? माँ मैंने यहाँ एक पास में एक हवेली देखी है जहाँ एक नौकर की जरूरत है। अच्छा चली तो जा, पर कहीं ये बात मोहन को ना पता चले। उसे पता चला तो वो गुस्सा करेगा बेटा। नहीं माँ, मैं सुबह उनके जाने के बाद और शाम को भैया के आने से पहले घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। अगले दिन से पूजा घर से निकलकर हवेली की तरफ चली जाती है। वो आधे रास्ते पहुंची ही थी कि उसे वहां मोहिनी ताई जी मिलती हैं और उससे कहती है, पूजा बिटिया कहाँ जा रही है? आज बड़े दिनों बाद तुझे देखा मैंने। तू ठीक तो है ना? घर में सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है ताई, पर आपको तो पता ही है पिताजी के गुजर जाने के बाद घर में चीजें दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही हैं। हाँ बेटा ये तो है। हाँ ताई। पर पूजा बिटिया तू अभी कहाँ जा रही है? ताई मैंने सुना था यहाँ पास में ही एक हवेली है जहाँ घर के काम काज करने के लिए एक नौकर की जरूरत है। क्या बिटिया तू सुमित्रा की हवेली की तरफ जा रही है? हाँ ताई। अच्छा हुआ बिटिया तू मुझे यहीं मिल गई। क्यों ताई? दरअसल बिटिया मैं ही उस हवेली में अब तक काम कर रही थी, लेकिन अब मैं छोड़ रही हूँ वहाँ से काम। अच्छा ताई। अच्छा बिटिया अब तू जा, और तुझे कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लियो उस हवेली के बारे में। इतना सुन पूजा हवेली की तरफ चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो उस हवेली को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। पूजा ने आज से पहले इतनी बड़ी हवेली कभी नहीं देखी थी और वो सभी चीजों को देख ही रही थी कि इतने में वहाँ हवेली की मालकिन सुमित्रा आती है। कौन हो बेटा तुम और यहाँ किस लिए खड़ी हो? बोलो, क्या कुछ काम था क्या? हाँ दरअसल मैं यहाँ पर घर के काम करने के लिए आई हूँ, मुझे यहाँ पर काम चाहिए। अच्छा तो तुम काम के लिए आई हो? हाँ जी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि क्या कहाँ है और तुम रोज समय पर आना। ठीक है मालकिन। इतना कहकर पूजा वहाँ से निकल ही रही थी कि सुमित्रा का बेटा राघव वहाँ से गुजरता है और वहाँ पूजा को देखकर देखता रह जाता है। वो उसे देख ही रहा था कि तभी पूजा सुमित्रा से कहती है, ठीक है मालकिन मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम कल से आ जाना। माँ ये लड़की ये कौन है? बेटा ये हमारे घर की नौकर है, कल से हमारे यहाँ काम पर आएगी। अगले दिन सुबह पूजा वहाँ काम करने आती है और काम में लग जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ सुमित्रा आती है। काम खत्म हो गया क्या पूजा? हाँ मालकिन काम खत्म हो गया है, बस अब घर के लिए निकल रही हूँ मैं। रुक, अभी जाना नहीं। ठीक है मालकिन। ये ले कुछ पैसे घर ले जा। पूजा पैसे लेकर घर की तरफ निकल जाती है और वो पैसे लेकर घर आती है और अपनी माँ को देती है। ऐसे ही समय बीतता है और अब पूजा सुमित्रा के घर काम करके अपना घर चलाने लगती है। अब धीरे धीरे पूजा की घर की परिस्थितियाँ ठीक होने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और वो फिर अगले दिन सुमित्रा के घर काम करने जाती है। वो अपना काम कर ही रही थी कि राघव वहाँ आता है और पूजा से कहता है, पूजा एक गिलास पानी देना। अभी लाई मालिक। पूजा पानी लाकर उसे दे देती है तो उसका हाथ राघव के हाथ से टच हो जाता है। तभी राघव उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी मालिक। हाँ पूजा यही कहना था कि तुम मुझे मालिक मत कहा करो। पर क्यों मालिक? मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझसे ना मालिक कहकर बात करो। ठीक है मालिक। पूजा तुम फिर से मुझे मालिक कह रही हो।
माफ कीजिएगा मालिक। पूजा, फिर से तुम वही बोले जा रही हो जो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। पूजा देखो, तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त समझ सकती हो। वो सर हिलाकर जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि राघव उसे पसंद करता है। मन ही मन वो भी राघव को पसंद करने लगी थी। ऐसे ही फिर अगले दिन सुबह वो दोबारा सुमित्रा के घर काम करने के लिए जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि राघव सोफे पर लेटा हुआ है। उसकी तरफ देखकर वो मुस्कुराती है और राघव भी उसे देख रहा था। वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। राघव अब उससे अपने मन की बात बताने के लिए बेताब था। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन राघव पूजा से कहता है, पूजा, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। हाँ राघव जी बोलिए। पूजा, वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो राघव जी? आप कहाँ और मैं कहाँ? आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। पर सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे घर बारात लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन राघव जी, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। वो चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो, वो सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी। क्या मैं तुम्हारे घर बारात लेके आ सकता हूँ? लेकिन राघव जी, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। लोग क्या कहेंगे? तुम लोगों की सोचना छोड़ दो, बस तुम हाँ करो। हाँ राघव जी, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन मैंने आपको बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। तुम ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा अपनी माँ से। इतना सुनकर पूजा अपने काम में लग जाती है, अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और राघव ये बात अपनी माँ को बता देता है और वो उसकी खुशी का सोचकर उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। राघव बहुत खुश हो जाता है और जल्द से जल्द पूजा के घर बारात लेकर जाने के बारे में सोचता है। समय बीतता है और अब राघव उसके घर बारात लेकर जाने को अपने परिवार वालों के साथ तैयार हो जाता है। पूजा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो अपने घर में काम कर ही रही थी कि इतने में उसके घर के दरवाजे पर उसे आवाजें सुनाई देती है, जैसे मानो कोई उसे ही आवाज दे रहा हो। पूजा दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर राघव और उसके परिवार वालों को देखकर पूजा हैरानी के साथ खुश भी होती है। इतने में वहाँ पर पूजा के भाई और माँ भी आ जाते हैं। आप सब यहाँ, वो भी इस तरह? हाँ राधा, मैं तेरी बेटी पूजा के लिए अपने बेटे राघव की बारात लेकर आती हूँ। सुमित्रा ये बोलकर मुस्कुराने लगती है और राधा भी हंसकर अपनी रजामंदी को जाहिर कर देती है। और ये सब कुछ जब पूजा को पता चलता है तो वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि जिस राघव से वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी, आखिरकार उसी से उसकी शादी जो हो रही थी। जिसके बाद पूजा के परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से अब वो पूजा को विदा करने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद में बारात आने पर पूरे विधि विधान से दोनों की शादी हो जाती है और इस तरह गरीब के घर आई बिन बुलाई बारात दुल्हन को लेकर ही विदा होती है। वेल दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी शादी में बिन बुलाए बाराती बनकर गए हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स अनबिलीवेबल! कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आज मेरे सामने मेरी सारी फेवरेट पिंक कलर की चीजें हैं। डोसा, समोसा, इडली, डोसा, चॉकलेट केक, सब कुछ पिंक कलर का है। वाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जल्दी से खा लेती हूँ सब। अपूर्वा जैसे ही अपने पिंक कलर का केक खाने वाली होती है कि एक चूहा आकर उसके केक को कुतरने लगता है। ये सब देखकर अपूर्वा उस चूहे को पास ही रखी एक कॉपी से मारने लगती है और फिर बोलती है, अब आ गया ना मजा? आया बड़ा मेरा पिंक केक खाने वाला नास पीटा चूहा कहीं का। अरे राम रे, अरे मर गई रे, अरे मार डाला इस नालायक ने, मेरा सर फूट गया। ये आवाज सुनकर अपूर्वा अपनी नींद से जाग जाती है और देखती है कि उसकी मम्मी ज्योति के सर पर बहुत ही तेज चोट लग गई है। तो वो अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, आपको ये चोट कैसे लग गई? चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, बहुत खून बह रहा है। अरे नास पीटी कर्मजली, सुबह सुबह मेरा सर फोड़ डाला और अब खुद डॉक्टर के पास लेके जा रही है मुझे। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आपको क्यों मारूंगी? अरे मैंने क्या किया है? अरे जरा अपना हाथ देख निकम्मी, तेरे इस हाथ में अलार्म है और तूने यही उठा के मेरे सर पे मारा। पता नहीं कौन सा सपना देख रही थी जो मुझे मार डाला।
सॉरी मम्मी, नींद में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब अलार्म पकड़ा और कब उठाकर मार दिया। मैं तो चूहे को मार रही थी, वो मेरा पिंक केक खा रहा था। अरे मन तो कर रहा है कि डंडा उठाऊं और सूट डालूं तुझे, लेकिन क्या करूं, इस हालत में ये सब कर नहीं सकती। चल अभी डॉक्टर के पास। जी मम्मी। ज्योति की डांट सुनकर अपूर्वा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर ज्योति के सिर पर पट्टी करके उसे दवाई दे देते हैं, साथ ही टेटनस का इंजेक्शन भी लगाते हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों माँ बेटी वापस घर लौटती है और ज्योति के सर पर पट्टी देखकर उसका पति वीरेंद्र उससे पूछता है, अरे ज्योति, ये कैसे लग गई और तुम दोनों कहाँ थे? अरे मुझसे नहीं, अपनी इस नालायक बिटिया से पूछो। इसकी वजह से मुझे चोट लगी है, इसीलिए डॉक्टर के पास गई थी। अपूर्वा बेटा, क्या ये सच है? तूने मम्मी को मारा? अरे जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया। जी पापा। अपूर्वा के पापा, लगता है आप मार भूल गए हो। अरे नहीं नहीं ज्योति, मुझे सब याद है, मैं तो मजाक कर रहा था। अपूर्वा एक ऐसी खुशमिजाज लड़की थी जिसे पिंक कलर का बहुत ज्यादा क्रेज था। उसे हर चीज पिंक ही चाहिए थी, चाहे वो खाने की हो या पीने की या फिर ओढ़ने पहनने की। वक्त इसी तरह बीतता जाता है। वीरेंद्र अपूर्वा के लिए उसकी पसंद का लड़का ढूंढना चाहता था, ताकि शादी के बाद उसकी बेटी हमेशा ही खुश रहे। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बेटी से बात करते हुए उससे पूछता है, अपूर्वा, अब तो तेरी ग्रेजुएशन भी हो गई है, तो अब मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगा, तो तू बता कैसा लड़का चाहिए? पापा मुझे ना। हाँ बेटा बता। पापा मुझे ना बिल्कुल पिंक कलर का लड़का चाहिए। अपूर्वा बेटा, ये तू क्या बोल रही है? पिंक कलर का लड़का? मेरा मतलब है लड़के में तुझे क्या क्वालिटी चाहिए? पापा मुझे लड़के में ना सारी पिंक क्वालिटीज ही चाहिए। वो शादी के दिन पिंक कलर की ड्रेस पहने, पिंक कलर की शाइन करे, पिंक कलर का उसका घर हो, पिंक कलर की बेडशीट हो, पिंक कलर का मेरा रूम हो, बस जहाँ नजर डालूं पिंक ही पिंक हो। अरे बस बस बेटा, मैं समझ गया हूँ, ढूंढता हूँ ऐसा पिंक लड़का। ओके पापा। वक्त गुजरता जाता है और एक दिन अपूर्वा की सहेली बबली का उसके पास कॉल आता है, जो उससे बोलती है, ओए अपूर्वा, मेरे घर पर 8 बजे आ जाइयो, सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। ओके? लेकिन बता तो क्यों आना है? वो मैंने पजामा थीम पार्टी रखी है। ऑल राइट बेबी, आई विल कम। अपूर्वा बबली की पजामा पार्टी में जाने के लिए पिंक शर्ट और पजामा पहनकर तैयार होकर उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर ऑलरेडी उसकी 2 फ्रेंड्स निकी और पिंकी भी पहले से ही मौजूद होती हैं और उसे देखकर बबली कहती है, ओए पागल, कितनी क्यूट लग रही है, और ये हेयर बैंड के साथ तो और मस्त लग रही है। थैंक यू। अरे वाह अपूर्वा की बच्ची, पिंकी नाम मेरा है और लग तू रही है पूरी पिंक पिंक। अरे यार, तुम सबको पता है ना कि मुझे स्कूल टाइम से ही पिंक कलर कितना ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ पता है, लेकिन आगे जाकर तू बोर हो जाएगी इस कलर से। नो नेवर। इतना कहकर वो लोग अपनी पजामा पार्टी को शुरू करते हैं, जहां वो खूब मस्ती करते हैं, साथ ही डांस भी करते हैं और फिर थक हार कर पागलों की तरह इधर उधर कहीं पर भी पड़कर सो जाते हैं। अगले दिन अपूर्वा एक क्लब में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक शुभम नाम के बहुत ही ज्यादा हैंडसम से लड़के से होती है। वक्त इसी तरह बीतता जाता है। धीरे धीरे शुभम और अपूर्वा के रिलेशनशिप को 8 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शुभम उसे कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाता है, जहां वो उससे कहता है, अपूर्वा, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? तुम्हारी पसंद की है सारे अरेंजमेंट्स। शुभम, आई लाइक इट सो मच। हाय जान, ऐसे करोगी तो तुम्हारे लिए तो सब करने को राजी हो जाऊंगा मैं। अच्छा, तो मेरे लिए एक चीज लाओगे? बोलो क्या? मुझे पिंक कलर का समोसा खाना है, प्लीज ले आओ। जान, ऐसा समोसा नहीं होता, मैं कहाँ से लाऊंगा? नहीं नहीं, ये चीटिंग है। तुमने बोला था ना कि तुम ला कर दोगे, मेरी हर बात मानोगे। तो जाओ, कहीं से भी मुझे पिंक कलर का समोसा ला कर दो। हे भगवान, प्यार में और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। वक्त बीतता जाता है। इस तरह शुभम और अपूर्वा अपने अपने घर वालों से सहमति लेकर एक दूसरे से शादी करने का प्लान करते हैं और कुछ ही समय में वो दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है और वो लोग मिलकर अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसा कि अपूर्वा को पिंक बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो वो अपना बेडरूम, लिविंग रूम, यहाँ तक कि किचन को भी पिंक कलर करवा लेती है और शॉपिंग भी पिंक कलर की चीजों की ही किया करती।
अब उसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर ही नजर आया करता, उसके अलावा कुछ और नहीं, जिससे वो काफी ज्यादा इरिटेट रहने लगती है। और एक दिन जब शाम को उसका पति उसके लिए पिंक कलर की कैंडी फ्लॉस लेकर पिंक कलर का बलून लेकर घर आता है तो उसे देते हुए बोलता है, चांद देखो, तुम्हारी फेवरेट कलर की चीज लेकर आया हूँ। शुभम, मुझे नहीं चाहिए ये सब। यार मैं इरिटेट हो गई हूँ इन सब से। हटाओ इस कलर को। क्यों? तुम्हें तो पिंक कलर बहुत पसंद था ना? हाँ, पर अब नहीं है। अभी ये पिंक कलर मेरी आंखों में चुभ रहा है। तुम्हें पता है अपूर्वा, गॉड ने हमें इतने सारे कलर क्यों दिए हैं? क्योंकि इन कलर का एक मतलब है। अब तुम इंद्रधनुष को ही देख लो, उसमें जो रेड कलर होता है वो एक अच्छी लाइफ के लिए होता है, और ऑरेंज दूसरों पर रहम करने का, येलो ग्रेस, ग्रीन हेल्थ, वेल्थ और ग्रोथ के लिए, और ब्लू ट्रूथ और गुडनेस के लिए, इंडिगो म्यूचुअल केयर और पर्पल लव और पीस के लिए जाना जाता है। समझे कुछ? इसे लाइफ के हर कलर को एंजॉय करना चाहिए। शुभम, मुझे सब समझ आ गया है और अब मैं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कलरफुल बनाना चाहती हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? क्यों नहीं मेरी जान, जरूर दूंगा। इतना बोलकर शुभम अपूर्वा को अपने गले लगा लेता है और अगले ही दिन से वो लोग अपने घर को कलरफुल बनाने के लिए घर में पेंट करवाना शुरू कर देते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों के बाद घर की हर चीज अब रंगीन होती है। साथ ही पूर्वा को अब धीरे धीरे पिंक कलर की जगह बाकी सारे कलर्स भी पसंद आने लगे थे और वो सभी कलर्स को अच्छे से इस्तेमाल करती है और उन अलग अलग कलर्स के साथ अपनी जिंदगियों में नई खुशियाँ लेकर आती है और फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।